जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.1 पढ़ने वाले हैं और ये एक्सरसाइज का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। आइए द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, द्विघात समीकरण हम लोग वैसे समीकरण को कहेंगे जिसमें किसी चर संख्या यानी चर फंक्शन का घात 2 होती है और उस समीकरण के इक्वल टू में 0 होता है। तो वैसे इक्वेशन को यानी वैसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखेंगे तो द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका फॉर्मेट यही रहेगा, चर संख्या x के जगह y भी हो सकती है, चर संख्या x के जगह z भी हो सकती है, k भी हो सकती है, pt यानी अल्फाबेट में कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे चर संख्या को यानी चर राशि को x माने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब द्विघात समीकरण निकालेंगे तो उसका व्यापक रूप निकल के आता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a कॉमा बी एवं c जो होगा कोई वास्तविक संख्या होगा, यानी कोई संख्या होगा 1 2 3 जैसे इस तरह के नंबर होंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे तो आपको क्या करना है कि कुछ सवाल ऐसा है जिसमें आपको ये बताना है कि जो फंक्शन है वो आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है। यानी है तो उसको साबित करना है, जांच करना है कि आखिर वो फंक्शन जो है कैसे द्विघात समीकरण है। तो पहला सवाल ही यहाँ पे लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। यानी जितने फंक्शन यहाँ पे दिया गया है ये सारे के सारे फंक्शन द्विघात समीकरण को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो बच्चों, आपको एक बात ध्यान रख लेना है कि जितना भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस सबको सॉल्व करने के बाद अगर चर का घात 2 बचती है तो समझ जाएंगे कि जैसे ही घात 2 आया तो वह क्या करेगा, द्विघात समीकरण को फॉलो करेगा, यानी वह फंक्शन द्विघात समीकरण होगा। और जिस चर यानी जिस समीकरण का घात चर संख्या का पावर 2 नहीं आता हो तो वो सारे के सारे फंक्शन द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको बताते हैं कि जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलते हम लोग आज के पहला सवाल की ओर। तो देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 होल ब्रैकेट x माइनस 3। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a के जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस 2a के जगह x है तो x इंटू b के जगह 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 6। अब क्या है बच्चों, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x इंटू 1 तो क्या मिलेगा आपको 2x मिल जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6 हो जाएगा। अब बच्चों, जब सेम चिन्ह के साथ कोई नंबर बराबर के इधर भी हो और बराबर के उधर भी हो तो वो कट जाता है, या आप इसको इधर लाएंगे तो 2x माइनस 2x होगा तो भी कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कटा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी प्लस के चिन्ह यहाँ भी प्लस के चिन्ह, तो अगर सेम चिन्ह के साथ कोई फंक्शन हो तो वो एक दूसरे से कट जाता है, इक्वल में भी रहे तो। अब क्या कर लेंगे, इस 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी इधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर यानी अब 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन का घात 2 है, यानी फंक्शन देखेंगे तो x का चर जो है घात जो है यानी x चर का घात जो है वो 2 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण
होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसी में अगर हमारा घात 2 नहीं बचता, x बचता लेकिन उसका घात 2 नहीं होता, तो फिर वह फंक्शन द्विघात समीकरण नहीं होता। तो ये पहला फंक्शन जो है आपका द्विघात समीकरण है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग दूसरा को चेक करेंगे। तो आइए इसको भी क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस और 2x हो जाएगा। अब इसको, अब देखिए यहाँ पे सेम चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम चिन्ह था, प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी और इक्वल में था तो काट दिए। यहाँ सेम फंक्शन तो है लेकिन चिन्ह सेम नहीं है तो नहीं काट सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उस फंक्शन को इधर ले आइए। तो 2x यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इधर 6 जो है माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेम चिन्ह है तो जुट जाएगा। तो 2x माइनस 2x तो हो जाएगा -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे यानी चर संख्या x का घात 2 है, तो अतः जब घात 2 आ जाए तो वह फंक्शन क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि चर संख्या का घात 2 आ गया। अगर 2 नहीं आता तो फिर ये भी घात नहीं, मतलब द्विघात समीकरण नहीं होता। अब आइए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकालेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, फिर -2 निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x प्लस 1 में। सेम इधर भी, तो x है तो अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे हम लोग x को, तो मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, तो x प्लस 3 में। अब x में x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2x प्लस माइनस, यानी माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस और 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, एक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस में और इक्वल टू में है, तो सेम चिन्ह और सेम फंक्शन है तो कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे एगो x में से -2x गया तो हो जाएगा -x। अब यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे 3x में से एगो x गया तो सीधे +2x बचेगा और माइनस का 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, फंक्शन को इधर उठा के ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -x। अब ये +2x है तो इसको इधर लाइएगा तो -2x हो जाएगा, -2। अब ये इधर -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम चिन्ह है तो क्या होगा, एडिंग होगा, जुटेगा तो माइनस हो जाएगा 3x। यहाँ 3 में से -2 जाएगा तो मजबूत 3 तो जीतेगा 3, यानी चिन्ह जो होगा वो जीतेगा 3 का ही, और लेकिन घटेगा क्योंकि 2 रंग का चिन्ह है तो घटेगा तो 1 हो जाएगा, और जो मजबूत चिन्ह होता है वही जीतता है। तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो हमने अभी आपको बताया है ना, यानी हमने अभी आपको बताया कि अगर द्विघात समीकरण होगा तो चर संख्या का घात 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए तो चर संख्या का घात 2 है क्या, नहीं है, यानी 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसका घात 2 है, ये नामे में द्विघात, यानी द्विघात वाले को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इसका घात तो आपका 1 आ गया तो यह द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो लिखेंगे अतः यह
द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहां भी देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, x निकाल लेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 में, -3 निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 में, इधर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, -3 इंटू 2 तो 6x, माइनस प्लस तो -3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा, इधर x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे तो इसको आप इधर लाइएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा, चूंकि ये घट जाएगा, 6x में से एगो x गया तो -5x, इधर भी लाएंगे यानी इधर 5x है इक्वल टू के उधर है, इसको इधर लाएंगे तो -5x माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये दोनों एक रंग का चिन्ह है, दोनों जब एक रंग का चिन्ह है तो ऐड होगा, लेकिन चिन्ह माइनस से करेगा तो -10x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो इस फंक्शन का भी घात 2 है तो यह क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण होगा, यानी घात 2 आ गया तो द्विघात समीकरण होगा। अब पांचवा सवाल देखेंगे बच्चों, तो पांचवा सवाल भी वही है, तो इसको भी पहले हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x को निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x -3 में, -1 को निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x -3 में, इधर भी वही x निकालेंगे, x -1 में मल्टीप्लाई, इधर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x -1 में। अब क्या है बच्चों, 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x से -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -6x हो जाएगा, -1 में x से मल्टीप्लाई होगा तो -x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स तो x प्लस 5 इंटू एक्स तो 5x माइनस 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा इसको इजीली कर लेते हैं, तो -7x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि ये प्लस 5x है, ये -x है, तो दो रंग के चिन्ह होता है तो घटता है, तो प्लस 5x में से -x गया तो प्लस के 4x बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब क्या है बच्चों, इसको इधर लाएंगे, जैसे ही इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -7x है, इधर प्लस 4x है, इसको भी इधर लाइएगा तो -4x हो जाएगा, इधर प्लस 3 है और इधर ये -5 है, इसको इधर लाइएगा तो +5 इक्वल टू में 0 होगा। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो -7x -4x दोनों एक रंग का चिन्ह है, तो एक रंग के चिन्ह होती है तो फंक्शन ऐड होता है यानी जुड़ता है, तो जोड़ेंगे तो -7x और -4x तो -11x, और यहाँ पे 3 + 5 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें भी फंक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद चर संख्या का घात 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो इसलिए या अतः यह
यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये आपका जितने फंक्शन था उसको हमने बताया कि कौन कौन द्विघात समीकरण है, कौन कौन नहीं है। आप लोग इतना नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग और फंक्शन को क्या करेंगे कि सिद्ध करेंगे, जांच करेंगे, यानी साबित करेंगे कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ भी देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर वाले फंक्शन को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इधर ऑलरेडी सिंपल में है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इधर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह x है तो x, b के जगह 2 है तो 2, अब प्लस फिर b का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी x है और इधर x और सेम चिन्ह है और सेम फंक्शन है, तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो माइनस का 4x प्लस का 4। अब इसको इधर ले आएंगे बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 4x, चूंकि इधर ये माइनस में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस 1, ये देखेंगे यहाँ पे तो ये प्लस में है, तो यहाँ इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन का घात 1 है, फंक्शन का घात 1 है, तो यहाँ पे जब घात 1 होगा तो द्विघात कभी हो ही नहीं सकता है। तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि चर संख्या का घात 2 आना चाहिए, 2 अगर आता तो वह द्विघात होता, यहाँ पे घात 2 है ये नहीं है, तो इसलिए यह जो फंक्शन है वो आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखेंगे तो इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे, तो a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर, तो a के जगह x है तो x स्क्वायर गुने b प्लस 3a b स्क्वायर, b के जगह 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, b की जगह 2 है, इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x बाहर था, तो 2x से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 1 इंटू 2x, तो हो जाएगा बच्चों 2x। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस x क्यूब को इधर ला सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो 3 इंटू 2 तो 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अब 4 इंटू 3 तो 12, इंटू में हो जाएगा बच्चों x प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिनट यहाँ से क्या कर लेते, इसको भी इधर माइनस था इधर ले आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का क्यूब देखेंगे तो 8 हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 बचेगा। अब क्या है बच्चों, दोनों अलग अलग चिन्ह में है तो घट जाएगा, तो घटेगा तो 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया तो माइनस x क्यूब, यहाँ पे देखेंगे तो ये अकेला है x स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x, तो ऐड करेंगे तो 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका भी घात 3 आ गया, यानी ये 2 से अधिक हो गया, तो 2 से अधिक नहीं चाहिए, 2 से अधिक यानी 3 हो गया, तो ये त्रिघात, तो त्रिघात तो हमको चाहिए नहीं, हमें द्विघात समीकरण प्रूव करना है। तो अतः यह द्विघात समीकरण
नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर द्विघात होता कब, जब इसका घात 2 आता। अब यहां देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में, तो यहां भी क्या है बच्चों, x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये ऑलरेडी सिंपल में था। अब हमें इसको क्या कर लेना है, a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ लेना है। तो a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो x क्यूब माइनस 3a² b, तो b के जगह 2 है, प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इधर क्या है, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब छोड़ देंगे, माइनस 2 इंटू 3 तो 6x², यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 3 तो 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 तो 12 इंटू x माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इस सारे फंक्शन को इधर उठा के ले आएंगे, तो जैसे ही इधर उठा के लाएंगे तो क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा बच्चों, तो एक्स क्यूब। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि एक्स क्यूब इधर भी है और एक्स क्यूब इधर भी है, सेम चिन्ह है, सेम फंक्शन है, तो कट जाएगा और इक्वल टू में होगा। तो अब क्या करेंगे बच्चा, हमारा 4x² इधर बचा हमारा माइनस 6, तो प्लस 6x² माइनस x माइनस 12x, इधर प्लस था तो इसको इधर लाया तो माइनस 12 हो गया, इधर प्लस 1 था तो प्लस 1, ये 8 इक्वल टू के उधर है तो इसको इधर लाइएगा तो प्लस 8 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, तो घटेगा घटेगा तो 6 में से 2 यानी 6 में से 4 जाएगा तो 2x² बचेगा, मजबूत चिन्ह होता है वही जीतता है, तो 6 के आगे प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो जब सेम चिन्ह होता है तो ऐड होता है, तो माइनस 1x और माइनस 12x तो हो जाएगा माइनस 13x, और 1 प्लस 8 तो बच्चों हो जाएगा 9 इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखिएगा तो फंक्शन का घात 2 है, तो फंक्शन का घात 2 है तो इसका मतलब क्या है, यह जो दिया गया जो फंक्शन है वो आपका द्विघात समीकरण है, तो इसलिए या अतः यह द्विघात समीकरण है या होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब क्या है कि आपको कोई आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, तो आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए समीकरण निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक हमने आयताकार भूखंड लिया जिसका नाम A B C D है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आयताकार भूखंड को हम लोग क्या कर लेते हैं, आयताकार भूखंड को क्या कर लेते हैं, लंबाई को हम लोग y मीटर मान लेते हैं और चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। तो यानी आयत का आमने सामने की भुजा का लंबाई समान होता है, तो ये y मीटर है तो ये भी आपका y मीटर हो जाएगा, और ये चौड़ाई आपका x मीटर है तो इस साइड का भी चौड़ाई x मीटर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो इमेज में हमने माना, तो लिखेंगे माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर y मीटर, लंबाई को हमने y माना है तो y मीटर, तथा
चौड़ाई बराबर x मीटर, यानी इमेज में भी देख सकते हो, तो चौड़ाई को हमने x माना, लंबाई को y माना। इसीलिए अब कहा गया, तो यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है आपका 528, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुने चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका x है और लंबाई आपका y है, तो चौड़ाई गुने लंबाई या लंबाई गुने चौड़ाई दोनों एक ही होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 528 मीटर स्क्वायर इंटू हो जाएगा XY। बच्चों हम लोग थोड़ा देर के लिए इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करना है बच्चों, तो आगे फिर प्रश्न को पढ़ेंगे, तो कहा गया कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, तो इसीलिए अब चलेंगे प्रश्न के दूसरी शर्त से। ये पहली शर्त था, अब दूसरी शर्त से चलेंगे, तो कहा गया कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना, तो क्षेत्र की लंबाई को क्या माने, यानी क्षेत्र की लंबाई, तो लंबाई y है, चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई क्या माने हैं, x का दुगुना से कितना अधिक है, एक अधिक है, यानी लंबाई जो है बच्चों चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, तो यानी हो जाएगा y बराबर 2x + 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इस 2 का मान कहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जैसे 1 में रखेंगे, तो 1 में किसके जगह रखेंगे बच्चों, y के जगह, तो क्या हो जाएगा 528 x, y के जगह क्या रखेंगे समीकरण 2 से, तो 2x + 1। अब जैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 528 = 2x स्क्वायर प्लस 1 × x, तो x हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, यानी अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, तो 2x स्क्वायर x माइनस 528 = 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। हमें लंबाई चौड़ाई नहीं कहा गया, यानी हमें बोला है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए समीकरण निकालिए, तो समीकरण निकाल लेंगे। अब यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगा, जब चौड़ाई आ जाएगा तो समीकरण 2 में रख लेंगे, तो आपका लंबाई भी निकल जाएगा। तो आपको लंबाई चौड़ाई निकालना नहीं था, बस समीकरण ही निकालना था, तो आप लोग यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करने वाले हैं, तो दूसरा को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब हमको पूर्णांकों को ज्ञात करने का मतलब ये है कि उसके लिए समीकरण निकालना है जहां से पूर्णांक ज्ञात हो सकती है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर
x+1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न में एक बात क्लियर लिखा गया है कि दो क्रमागत मतलब लगातार, जैसे अगर x माने तो x+1, या अगर एगो को x+1 मानते तो एगो को x+2 मानना होता, यानी लगातार क्रमागत का मतलब लगातार हुआ। तो हमने एगो को x मान लिया और एक को मान लिया x+1। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इस दोनों का गुना कितना है, 306 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए प्रश्न के शर्त से चलेंगे तो क्या होगा, x इंटू x+1 इक्वल टू 306। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो x² प्लस x इक्वल टू में 306। अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा को सॉल्व करने वाले हैं। तो दूसरा के तीसरा में देखेंगे तो कहा गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद जो गुणनफल जो होगा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों जो ज्ञात करनी है उसी को हम लोग मानेंगे x। तो यहाँ पे लिखा गया हमें रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की आयु को क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी y वर्ष, यानी रोहन की उम्र को हम लोग x वर्ष मान लिए तो उसकी माँ की आयु y वर्ष हो गया। अब चलते हैं तो प्रश्न के पहली शर्त से तो प्रश्न के पहली शर्त क्या बोला कि रोहन की माँ, तो रोहन की माँ की आयु क्या है, y उससे 16 वर्ष बड़ी, यानी रोहन के उम्र में 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन के उम्र में अगर हम 26 वर्ष जोड़ देंगे तब वो अपनी माँ के उम्र के क्या होगा, बराबर आएगा। यानी ऐसा समझिए, अगर हम 10 साल के हैं तो मेरी माँ हमसे 5 साल बड़ी है, तो यानी क्या होगा कि हम अपने आयु में 5 साल और ऐड करेंगे तो मम्मी की आयु के बराबर होंगे। तो यहाँ भी रोहन की x मान लिया हम लोग उम्र और उसकी माँ को y, तो बोला है कि रोहन की माँ उससे कितना वर्ष अधिक है, 26 साल। तो यहाँ पे रोहन के आयु में 26 जोड़ेंगे ना तब वो अपनी माँ की उम्र के क्या होगा, बराबर आएगा। अब ट्विस्ट यहाँ पे अगले मतलब शर्त में देखेंगे तो कहा गया कि उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, यानी पश्चात का मतलब होता है बाद। तो फिर यहाँ लिखेंगे अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x+3 वर्ष तथा, यानी 3 वर्ष बाद अब x+3 हो जाएगा, तथा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु y+3 वर्ष हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे तो y का मान निकाल चुके, कितना, x+3। अच्छा, इसको बाद में भी हम लोग रख लेंगे। तो क्या बोला कि 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु और रोहन के आयु का गुणनफल कितना, 360। तो यहाँ पर लिखेंगे
प्रश्न के दूसरी शर्त से लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना है? x + 3 है, और उसका गुणनफल और उसके माँ के आयु का गुणनफल, यानी है ना लिखा हुआ कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? तो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। अब देखेंगे तो इसको 1 मान लेंगे थोड़ा देर के लिए। तो 1 में देखेंगे कि y का मान x + 26 है, तो क्या हो जाएगा? x + 3 इंटू y के जगह हम लोग रखने वाले हैं बच्चों x + 26, तो x + 26 + 3 = 360। क्या हो जाएगा बच्चों? x + 3 x + 29 = 360 हो जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x निकालेंगे तो x + 29 + 3 निकाल लेंगे x + 29 = में हो जाएगा बच्चों 360। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² + 29x + 3x + 9 × 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 × 2 8 = 360। यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x और 29 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा बच्चों? तो 87 आ जाएगा और इक्वल में 360। अब यहाँ पे देखेंगे तो x², 29 गो x और 3 गो x, तो कै गो x? तो 32x हो जाएगा। अब 360 को इधर लाएंगे तो उधर प्लस था, इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस में = 0। तो फाइनली हो जाएगा बच्चों 360 में से माइनस कर लो 87, कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3 बचा 5, 15 में से 8 गया तो 7 बचा 2, 273। तो x² 32x, x² + 32x - 273 = 0 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से इसको जो है सॉल्व करके रोहन की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यही, यानी हमको आयु निकालना नहीं था, समीकरण निकालना था, तो इतना पर छोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के चौथा को सॉल्व करेंगे और यह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे तो कहा गया कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यानी आपको ध्यान रखना है कि एक रेलगाड़ी है, उसको टोटल यात्रा 480 किलोमीटर की तय करनी है। अब वो कुछ चाल से तय कर रही, यानी मतलब कोई भी उसकी चाल होगी उसी चाल से वो तय करेगी। लेकिन बाद में बोला गया कि उसकी चाल को यदि हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो फिक्स है कि चाल को कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना समय ज़्यादा लग रहा है? तो 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो आइए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल कुछ नहीं तो x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा में जाती है। तो ये हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। इसलिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब क्या है, यहाँ से हम समय मतलब क्या कर लेंगे, समय निकालेंगे बच्चों। तो हो जाएगा दूरी बटा चाल।
इम्प्लाई समय इक्वल टू दूरी का मान कितना तय करना है 480, तो 480 बटे हो जाएगा x, यानी ये समय निकल के आ गया। अब समय निकल के आ गया तो अब फिर बोला कि यदि चाल को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, अब यानी दूसरा कंडीशन में, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है कि चाल कम गया क्योंकि पहले x था, अब चाल को कम किया गया तो ये, तो अब इसकी समय निकालेंगे बच्चों, तो निकल जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी 480 है लेकिन समय, अब चाल को कम कर देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, प्रश्न के शर्त से चलेंगे, प्रश्न के शर्त से, तो इसीलिए क्या प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से तो देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या यहाँ पे तो 480 जो था और बटा में x, वो जो है 480 बटा x माइनस 8 अब माइनस 3, यानी अगर हम इसको, यानी इससे ये ज़्यादा लेगा, ये कम होगा, तो पहला का 480 बटा x था, अब ये चाल कम करेंगे तो ये 3 घंटा, एक से ही 3 घंटा ज़्यादा लेगा, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 3 को ऐड कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग 480 बटा x, या पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 480 प्लस 3x बट्टे में x, यहाँ पे 480 बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस के 8 हो जाएगा, यानी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम x, तो 480 बटा 480 प्लस 3x हो जाएगा, और इधर जो था हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x प्लस 480 में करेंगे हम लोग x माइनस 8 से, अब बराबर 480 और x से मल्टीप्लाई होगा तो 480 x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, 3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 में, प्लस 480 में मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से इक्वल टू 480x। अब बस कुछ नहीं करेंगे बच्चों, गुना कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 8 तरीके 24x प्लस 480x माइनस 0, 88 64, 88 64 हाथ लगा 6, 8 चौका 32, 32 अब 32 हुआ 6 गो, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3840 बराबर में 480x। अब क्या है कि इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस, अच्छा इसमें से देखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 जैसे कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 8 24 तो 8x कितना आएगा माइनस 1, उसके बाद 3 दूना 6, तो 3 8 24 0, 1280 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।